आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी सच्चाई के बारे में जिसे सच कहूं तो हम सब अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये सिर्फ कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये तो एक अदृश्य बेड़ी है। एक ऐसी बेड़ी जो लाखों बच्चों के सपनों को उनके जन्म से पहले ही जकड़ लेती है। तो चलिए आज बिहार के उन गलियों और खेतों में चलते हैं जहां जाति और बाल श्रम का ये जानलेवा गठजोड़ हर रोज सांस लेता है। ये आवाज है 17 साल की नीलू की। एक फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहती है। सोचिए, चावल का मांड ये सिर्फ पेट की आग बुझाने का जरिया नहीं है, ये उन सपनों को जिंदा रखने की एक बेबस कोशिश है जो हर दिन गरीबी और भेदभाव के बोझ तले कुचले जा रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को उन जिंदगियों से समझते हैं जो इसे हर पल हर दिन जी रही हैं। मिलिए पिंकी और नीलू से। उम्र 16 और 17 साल। पैरों में तो फुटबॉल का जादू है, लेकिन हाथों में खेत की मिट्टी। ये लड़कियां रविदासिया समुदाय से हैं और हर सुबह एक ही सवाल के साथ उठती हैं, स्कूल जाएं या परिवार का पेट पालने में मदद करें। और नतीजा ये कि उनके सपने महीने में बस 1 या 2 दिन ही क्लासरूम की शक्ल देख पाते हैं। लेकिन पिंकी और नीलू की ये कहानी अकेली नहीं है। असल में ये तो एक बहुत बड़े संकट की बस एक छोटी सी झलक है। एक ऐसा संकट जिसकी जड़ें पूरे बिहार में फैली हुई हैं। 4.5 लाख से भी ज्यादा, 4,51,000। प्लीज इसे सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए। ये 4,51,000 बचपन है जो किताबों की जगह औजारों से खेलने को मजबूर हैं। ये उतने ही सपनों के गला घोटे जाने की कहानी है हर रोज। और देखिए, ये कोई सिर्फ बिहार की लोकल समस्या नहीं है। बाल मजदूरों की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे नंबर पर आता है। सोचिए, तीसरा। ये एक राष्ट्रीय शर्म है जिसकी जड़ें बिहार की मिट्टी में बहुत बहुत गहरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे बच्चे काम करने को मजबूर क्यों हैं? एक सीधा सा जवाब है, भयंकर गरीबी। और जैसा कि यह चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, गरीबी का ये बोझ समाज के कुछ खास कंधों पर ही डाला गया है। देखिए, बिहार में अनुसूचित जाति के 51% और अनुसूचित जनजाति के 56% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था है जो गरीबी को सीधे सीधे जाति से जोड़ देती है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, जाति व्यवस्था सिर्फ ये तय नहीं करती कि बच्चे काम करेंगे या नहीं, बल्कि ये भी तय करती है कि उन्हें किस तरह का काम करने पर मजबूर किया जाएगा। साल 2018 में प्रैक्सिस इंस्टीट्यूट की एक स्टडी ने इस अनकहे नियम से पर्दा उठाया। स्टडी में क्या पता चला कि बच्चों को जो काम दिया जाता है वो उनकी जाति से तय होता है। और सुनिए, ये स्टडी तो शहरी इलाकों में की गई थी। जरा सोचिए, गांवों में ये बंटवारा कितना ज्यादा क्रूर होगा। यहां जो देखने वाली बात है वह है शुद्धता का कॉन्सेप्ट। दलित और आदिवासी बच्चों को कूड़ा बीनने या मोची बनने जैसे काम जिन्हें अशुद्ध माना जाता है, उनमें धकेल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी जातियों के बच्चों को पार्टियों में सर्व करने जैसे काम मिलते हैं। तो ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, ये सामाजिक कलंक का बंटवारा भी है। ये राजू की कहानी है। उम्र सिर्फ 14 साल। ईंट भट्टों की उस तपती गर्मी में उसका बचपन पिघल रहा है। जरा सोच कर देखिए, रात के 1 बजे तक काम और फिर बस कुछ ही घंटों की नींद के बाद सुबह 9 बजे फिर से उसी भट्टी पर। यह काम नहीं है, ये सीधा सीधा शोषण है। और ये जो भेदभाव है ना, ये सिर्फ काम तक ही नहीं रुकता। अमन बताते हैं कि कैसे सिर्फ उनकी जाति की वजह से उन्हें खराब क्वालिटी का खाना दिया जाता है, वो भी गंदे टूटे हुए बर्तनों में। ये सिर्फ पैसों का शोषण नहीं है, ये तो हर रोज इंसान की गरिमा पर किया जाने वाला हमला है। पर ये जो भेदभाव है, ये काम की जगहों से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। और ये एक ऐसे विशिष्ट साइकिल, एक ऐसे दुष्चक्र को जन्म देता है जिसकी शुरुआत स्कूल के दरवाजे पर ही हो जाती है। मशहूर चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट शांता सिन्हा इस बात को और भी साफ साफ कहती हैं। उनके मुताबिक सबसे बड़ा भेदभाव तो ये है कि इन बच्चों को स्कूल के दरवाजे से ही बाहर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा की यही कमी उन्हें हर तरह के शोषण के लिए वल्नरेबल बना देती है, खुला छोड़ देती है। और ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। देखिए कैसे। पहला स्टेप, स्कूल में होता है भेदभाव। इसका नतीजा, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। फिर अगला स्टेप, बिना पढ़ाई लिखाई के उन्हें बाल मजदूरी में धकेल दिया जाता है। और आखिरी नतीजा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गरीबी जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। ये बार चार्ट उसी दुष्चक्र की कहानी को अब आंकड़ों में बताता है। देखिए,
बिहार में अनुसूचित जनजाति के 58% बच्चे स्कूल पूरा नहीं कर पाते। अनुसूचित जाति में ये नंबर 51% है। और अब इसकी तुलना दूसरे समुदायों से कीजिए, जहां ये आंकड़ा 37% है। ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत गहरी खाई है जो हमारे समाज को बांट रही है। तो सवाल है कि स्कूल के अंदर ये भेदभाव असल में दिखता कैसा है? चलिए पिंकी और पार्थ के अनुभव से समझते हैं। टीचरों के टिफिन धोना, क्लासरूम में झाड़ू लगवाना, बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाना, और जैसा कि पिंकी ने कहा, पानी का गिलास अलग होता है छोटी जाति के लिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जहर के वो घूंट हैं जो इन बच्चों के कॉन्फिडेंस को हर रोज मारते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है? अब तक जो कोशिशें हुई हैं वो नाकाफी क्यों रही हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की जड़ तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। अब तक के जो कानून और योजनाएं हैं वो फेल क्यों हुई हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि वो कास्ट ब्लाइंड हैं। मतलब वो इस समस्या को सिर्फ गरीबी के चश्मे से देखते हैं और उस सामाजिक कैंसर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जो इसे जन्म देता है, यानी हमारी जाति व्यवस्था। दाशरा नाम के संगठन के साथ काम करने वाले उदय कुमार इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से आग बुझाने से काम नहीं चलेगा, हमें उस चिंगारी को ही खत्म करना होगा जो इस आग को बार बार भड़काती है। और वो चिंगारी क्या है? भयंकर गरीबी और भेदभाव। तो उदय कुमार एक बहुत ही क्लियर 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी का प्रस्ताव रखते हैं। पहला, उन SC/ST परिवारों की पहचान करना जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं और गांव की पंचायतों को इस बारे में सेंसिटाइज करना। दूसरा, स्कूलों पर कड़ी नजर रखना ताकि वहां जाति के आधार पर भेदभाव की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और तीसरा, ये पक्का करना कि इन समुदायों के लिए जो फंड आता है वो सही हाथों तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव लाए। और ये सब हमें इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि अगर किसी समस्या की जड़ ही जाति में इतनी गहराई तक धसी हुई है, तो क्या कोई कास्ट ब्लाइंड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा समाधान जो जाति के पहलू को देखे ही नहीं, वो कभी सच में कामयाब हो सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।